दोस्तों, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाया होगा तो आप लोगों ने जर्मनी के यूनिफिकेशन के बारे में जो लोग जो हैं गदगद हो गए होंगे कि यार कोई इंसान इतनी शानदार प्लानिंग कैसे कर सकता है। नाम बताइए उस इंसान का जिसने जर्मनी को यूनाइट किया था। आज की डेट में नेटो से ज्यादा इंपॉर्टेंस आप लोग बोल सकते हैं ब्रिक की है, पर लेकिन नेटो इतना ज्यादा न्यूज में रहता है कि लोग जो है ब्रिक के बारे में बातें नहीं करते। पर लेकिन आज की डेट में ब्रिक का अस्तित्व ऐसा हो चुका है कि जो G7 कंट्री एक टाइम पर G8 हुआ करती थी, पर लेकिन रसिया और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से इसमें से रसिया को लतियाकर जुतियाकर जैसे बोलो बाहर निकाल दिया गया बेचारे को। तो उनका ऑल्टरनेट। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाया होगा तो आप लोगों ने जर्मनी के यूनिफिकेशन के बारे में जब सुना होगा तो आप लोग जो हैं गदगद हो गए होंगे कि यार कोई इंसान इतनी शानदार प्लानिंग कैसे कर सकता है। नाम बताइए उस इंसान का जिसने जर्मनी को यूनाइट किया था, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान है दुनिया के सामने एग्जाम्पल है कि दुनिया को गुमराह कर कर उनको एक अलग ही एंगल दिखाकर अपना काम निकाल कर ले जाना। वो था बिस्मार्क बेसिकली, जिसने जर्मनी को यूनाइट किया। सेम पैटर्न पर हमारा देश यूनाइट किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं उसी पैटर्न को फॉलो किया गया, श्याम दाम दंड भेद लगाकर। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को इंडिया का बिस्मार्क भी कहा जाता है, क्योंकि आसान नहीं था 500 से ज्यादा राजा रजवाड़ों को एक साथ एक छत के नीचे एक संविधान के नीचे लाकर इकट्ठा कर देना। तो वो रियलिटी में यार बहुत बड़ा काम था अगर देखा जाए तो। अभी मैं आप लोगों से यहां पर बात करूंगा एक ऐसे ही ग्रुप के बारे में जिसके ऊपर किसी का कोई ज्यादा फोकस है नहीं। इसका नाम है ब्रिक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला गया ब्रिक, पर लेकिन इसकी फुल फॉर्म है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। यानी कि 5 देशों के नाम पर यह एक ग्रुप का नाम रखा गया। हालांकि इसमें अभी कई सारे नए देश भी ऐड हो गए, उनका नाम बताइए, देखता हूं कौन कौन बताता है कि कौन कौन नए मेंबर अभी ब्रिक में ऐड हुए। हालांकि ये बातें मैं आगे डिस्कस करूंगा, पर एक बार आप लोग ट्राई कर लो कि आपका दिमाग जो है जंग लग गया फिर ठीक से काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं दिमाग हैंग हो रहा है, याद नहीं करवा रहा है, तो दिमाग का जंग हटा लो थोड़ा, ठीक है। ब्रिक एक ऐसा देश क्यों बोला मैंने कि जैसे बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनाइट किया, उसी पैटर्न पर आखिर ब्रिक कैसे काम कर रहे हैं। देखो, ब्रिक जब बनाया गया था ना स्टार्टिंग में, तो यहां पर ये ऐसा नहीं कि मिलिट्री अलायंस की तरीके से बनाया गया था। जैसे आप लोगों ने सुना होगा नेटो के बारे में, तो नेटो बनाया गया था मिलिट्री अलायंस की तरीके से। यानी कि बेसिक फोकस उसका ये था कि कैसे मिलिट्रीली जो है वो दुनिया को डोमिनेट करना है। ये नेटो का बेसिक फोकस आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन क्या आप लोगों को पता है ब्रिक का बेसिक फोकस क्या था कि कैसे इकोनॉमिकली एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होना है, कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करना है। और सबसे बड़ी शानदार बात ब्रिक के अंदर में क्या है, वो है 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री। एक है हमारा प्यारा भारत और दूसरा है हमारा प्यारा पड़ोसी दुश्मन चाइना, ठीक है। मतलब लंगोटिया दुश्मन बोल सकते हो, क्योंकि लगभग एक ही साथ में दोनों आजाद हुए और दोनों एक ही साथ में यहां पर इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। खासियत यह है कि इनके पास में आज की डेट में दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। अगर ये पॉपुलेशन जिधर भी रहेगी, ये समझो उधर एक मार्केट रहेगी, और जिधर भी मार्केट रहेगी दादागिरी उसी की चलेगी। तो आज की डेट में नेटो से ज्यादा इंपॉर्टेंस आप लोग बोल सकते हैं ब्रिक की है, पर लेकिन नेटो इतना ज्यादा न्यूज में रहता है कि लोग जो है ब्रिक के बारे में बातें नहीं करते। पर लेकिन आज की डेट में ब्रिक का अस्तित्व ऐसा हो चुका है कि जो G7 कंट्री एक टाइम पर G8 हुआ करती थी, पर लेकिन रसिया और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से इसमें से रसिया को लतियाकर जुतियाकर जैसे बोलो बाहर निकाल दिया गया बेचारे को। अब ये G7 रह गए हैं। इन G7 का ये मानना है कि हम लोग दुनिया को चला रहे हैं, ये अमीर कंट्री हैं और ये अपने आप को सबसे ऊपर समझते हैं, उन्हें कहते हैं अव्वल दर्जे का अपने आप को महान इंसान समझते हैं, और इनको ये लगता है कि जैसा हम चाहेंगे दुनिया में वैसा ही होगा। पर आज की डेट में ऐसा हो नहीं रहा है। ब्रिक चोरी चुपके से ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन निकल के सामने आ रहा है जो कि इसके डोमिनेशन की, उन्हें कहते हैं कि इसकी छाती पे पैर रखकर आगे निकलेगा ब्रिक, ठीक है। रीजन क्या है, एक तो सबसे बड़ी बात मैंने बताई यहां पर पॉपुलेशन, जो कि मेन इंपॉर्टेंट रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरा, G7 के अंदर में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की हरकतें, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्या करता है, वो अपने फायदे के लिए सबको अपनी तरफ घुमा लेता है और इसकी वजह से फिर दुनिया को खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बताता हूं। पहले तो मैंने ये बताया कि डोमिनेशन इंडिया और चाइना का क्यों होगा, क्योंकि इनके पास में पॉपुलेशन है, जहां पॉपुलेशन होगी वहीं दुनिया बैठेगी। और सबसे बड़ी बात यहां पर है एक स्टेबिलिटी भी है, दोनों के पास में एक स्टेबल गवर्नमेंट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। आज की डेट में इंडिया और चाइना कितने भी बड़े दुश्मन क्यों ना हो, आप लोग जाकर इनका ट्रेड देखना, एक बहुत ही लार्ज स्केल का ट्रेड दोनों के बीच में आप लोगों को नजर आएगा यहां पर। तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है।
ये अलग बात है कि ये नेगेटिव है हमारे लिए, क्योंकि मैक्सिमम चीजें हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, वो आप लोग नेगेटिव बोल सकते हो। पर लेकिन सबसे खतरनाक पता है क्या होती है? जिस इंसान के पास में पैसा होता है वो इंसान जो है पॉलिटिक्स को भी अपने फेवर में टर्न करने की ताकत रखता है। ये ऐसी स्टेटमेंट है जिसके ऊपर आप लोग स्टार लगा सकते हैं। यानी कि आज की डेट में चाइना दुनिया भर में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से सबको अपने कंट्रोल में किए हुए है। क्यों? क्योंकि भाई के पास में पैसा है इतना। अगर इसके पास में पैसा नहीं होता और इसकी हालत आज की डेट में श्रीलंका या फिर पाकिस्तान जैसी होती, भले इसके पास में मिलिट्री कितनी भी ताकतवर होती, तो क्या ये कहीं पर टिक पाता? इसलिए कहते हैं कि पॉलिटी जो होती है वो इकोनॉमी की गार्जियन होती है। पर लेकिन रियलिटी में जो अगर देखा जाए अपोजिट में, तो इकोनॉमी जो है वो पॉलिटी की गार्जियन होती है, क्योंकि पैसा होगा तो चीजें सुधार पाओगे और पैसा नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं सुधार पाओगे। आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा, एक इंसान अगर गरीब है उसकी पैंट फट जाए तो दुनिया मजाक उड़ाती है, और ऐसी ही पटी हुई पैंट अगर एक अमीर पहन के निकल जाए तो दुनिया उसको फैशन बताती है। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है इस दुनिया की, अगर आप लोग ध्यान से समझोगे तो यही कड़वी सच्चाई आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। चाइना के पास में पैसा है, इसी के चलते फिर चाइना आज की डेट में दुनिया पर रूल कर रहा है, क्योंकि सबको पैसा चाहिए और उसकी जिल्ले इलाही सब करते हैं, भले ही वो उससे चिढ़ते हैं पर लेकिन उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता है। और बहुत बड़ा रोल चाइना के बढ़ने में है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। आप लोग जब दुनिया को कंट्रोल करने की सोचने लगते हो ना, एक तो तरीका होता है कि दुनिया को आगे बढ़ने में सपोर्ट करो, एक है कि दुनिया को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दो आप लोग। यूएसए फिलहाल क्या कर रहा है? यूएसए ऐसी हरकत कर रहा है कि वो दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। जहां पर भी जाता है वहां पर वो रायता ही रायता फैलाता है। आज तक कोई एक ऐसा एरिया नहीं होगा शायद जहां पर यूएसए घुसा हो और वो शांति का एरिया हो। चाहे आप लोग बात कर लो किसी के बारे में, जैसे उदाहरण देता हूं रिसेंट का एग्जाम्पल आप लोग ले लो यहां पर अफगानिस्तान, रिसेंट का एग्जाम्पल आप लोग ले लो सीरिया, रिसेंट का एग्जाम्पल आप लोग ले लो इराक। जहां जहां पर भी यूएसए ने पैर रखा है वहां वहां पर वो बेसिकली गंद फैला कर आया है। वो ऐसी गंद फैलाता है कि वो हमेशा लड़ते रहे और उसके हथियार खरीदते रहे। पर लेकिन इंडिया और चाइना का पैटर्न आप लोगों को यूएसए से कंप्लीटली डिफरेंट नजर आएगा। आज की डेट में जो यूएसए का जो डोमिनेशन है वो लोगों को पच नहीं रहा है, और कहीं ना कहीं चाइना और इंडिया जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं तो लोगों को पसंद भी आ रहा है। तो यहां पर सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि आज की डेट में लोग जो है यूएसए का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, पर इस बात में भी कंफ्यूज है कि वो यूएसए का ऑल्टरनेटिव तो ढूंढ लें, पर लेकिन होगा कौन? इंडिया होगा या फिर चाइना होगा। अगर इंडिया को ले लें तो इंडिया के पास में इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो दुनिया की अच्छे लेवल पर हेल्प कर सकें। अगर चाइना को ले लें तो चाइना भी कुछ कुछ बदतमीजी करता हुआ नजर आता है, कई बार अपना डोमिनेशन दिखाता हुआ नजर आता है। तो कई सारे देश ये चाहते हैं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया और चाइना दोनों हो वो बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि अगर चाइना अकेला रहेगा तो वहां पर हरकतें करेगा, और इंडिया अकेला रहेगा तो इतने रिसोर्सेज नहीं हो कि वो उनकी हेल्प कर पाएगा। तो इसीलिए ब्रिक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन निकल कर आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसकी सब बल्ले बल्ले करते हुए नजर आएंगे। तो ब्रिक एक ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड तैयार कर रहा है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाला आर्टिकल मैंने रिसेंटली आप लोगों से डिस्कस किया था द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर ही। उसमें मैंने क्या बताया था कि उसके अंदर में ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो मैकेनिज्म है यूएसए उसके अंदर में लोगों को अपॉइंट करने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में यूएसए को फायदा पहुंचा ही नहीं रहा है, इसीलिए यूएसए को उसका कोई फायदा लग नहीं रहा है, तो वो चाह नहीं रहा है कि ये आगे चले यहां पर। तो यूएसए हमेशा ये चाहता है कि वो रूल करता रहे दुनिया पर। जब भी यहां पर उसको दिखा कि उसका रूल जो है वो किसी तरीके से खतरे में आ गया है, या फिर उसका वर्चस्व जो है उसके ऊपर किसी ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, तब आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा कि यूएसए जो है कुछ ना कुछ बकायती काटता हुआ नजर आएगा। अभी यूक्रेन में रियलिटी में यूक्रेन रशिया की वार चल नहीं रही है, वो यूएसए चला रहा है भाई साहब, उसमें बकायदा फ्यूल डालकर। पहले तो कह रहा है यूक्रेन को हथियार खरीद लो, कह रहा है कि यूक्रेन पैसे नहीं है, कैसे खरीद ले, खाने के लिए पैसे नहीं है। कह रहा टेंशन मत लो, मेरे से उधार लो पैसा और फिर हथियार खरीद लो। कह रहा यार कब तक चुकाएंगे, कह रहा फिर भी टेंशन है, चलो थोड़ा सा तो तुम फ्री में ही ले लो, पर लेकिन रशिया के ऊपर बम्बार्डिमेंट तुम्हारी चलती रहनी चाहिए। इससे यूएसए को क्या फायदा हो रहा है? एक तो हथियार बेच रहा है, अपना हथियार बेच रहा है बकायदा शानदार तरीके से, अपनी मार्केट आगे बढ़ा रहा है। और अगर उसका हथियार बिक भी नहीं रहा है ना, अगर उसको फ्री में भी दे रहा है, तो एटलीस्ट उसके हथियार की मार्केटिंग हो रही है कि भाई साहब यूएसए का ये हथियार यूज करके उसने रसिया के उस वाले जहाज को उड़ा दिया। इनडायरेक्ट वे में उसकी मार्केटिंग हो रही है, उसके प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो रही है। तो इसलिए दुनिया में जहां जहां भी आप लोगों को लड़ाई होती हुई नजर आएगी, किसी भी कोने में उठा लेना, आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगा यूएसए की एंट्री आप लोगों को वहां पर शानदार तरीके से नजर आएगी, और यूएसए अपने प्रोडक्ट बेचता हुआ वहां पर नजर आएगा। और यही चीज आप लोगों को रसिया और यूक्रेन की लड़ाई में देखने को मिल रही है। अच्छी बात क्या है, दुनिया इस चीज को कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करने लगी है, समझने लगी है कि यूएसए खेलता कैसे है।
इसलिए लोग जो है आज की डेट में यूएसए का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। और रही सही कसर यूएसए ने कैसे पूरी कर दी, यूएसए के पास में एक इतनी शानदार करेंसी है जिसको बोलते हैं डॉलर, और ये डॉलर दुनिया पर रूल कर रहा था अब तक। तो उसने जैसे ही ईरान के साथ में उसके रिलेशन खटास में पड़े, उसने बोल दिया मेरा डॉलर यूज मत करना। जैसे ही रसिया के साथ में उसके रिलेशन खटास में पड़े, उसने बोला मेरा डॉलर यूज मत करना। मतलब इसका मतलब ये हो गया, इसने बोल दिया कि इन देशों के साथ में हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है तो तुम हमारा डॉलर यूज मत करना। अब भाई साहब ईरान के साथ में तो दुनिया भर के देश के रिलेशन है, रसिया के साथ में दुनिया भर के देश के रिलेशन है। अब वो तो अपना प्रोडक्ट खरीदेंगे भी, बेचेंगे भी। अब यूएसए ने बोल दिया कि हमारा बेसिकली करेंसी यूज मत करना, तो वो क्या करेंगे, वो ऑल्टरनेटिव करेंसी की ऊपर जो है वो खिसकते हुए नजर आएंगे। और यही रिसेंटली अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। आज के टाइम पर जो स्विफ्ट हो रहा है ना यूएसए के डॉलर को, वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है और डिजिटल करेंसी में लोग व्यापार कर रहे हैं। और इंडिया और चाइना इस फील्ड में आप लोगों को अग्रसर झंडा लेकर चलते हुए नजर आएंगे। यूएसए का तो नाम भी नहीं है दूर दूर तक, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो दोनों कंट्री आज की डेट में अगर देखोगे तो दुनिया में फ्लैग बियरर हैं इंडिया और चाइना, क्योंकि वो मेनली काम कर रहे हैं ट्रेड के ऊपर, वो मेनली काम कर रहे हैं अपना यूएसए के डॉलर का ऑल्टरनेटिव बनाने के लिए। क्योंकि जब S-400 सिस्टम हम लोगों ने खरीदा ना रसिया से, यूएसए ने बेइंतहा प्रेशर हमारे ऊपर डाला, तो हम लोगों ने भी उस टाइम पर डिसाइड किया कि अब दुनिया के साथ में व्यापार करेंगे अपनी रूपी को लेकर। इसीलिए आज की डेट में रूपी और हमारा यूपीआई तो भाई साहब दुनिया में यूएसए की भी बेसिकली माथे पर पसीने की सिकन आने लगी है। आज की डेट में इतनी शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर यूपीआई कई सारे देश आज की डेट में यूज कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग। यहां पर एक और खतरनाक चीज, यहां पर अफ्रीका एक ऐसा एरिया है जो कि आप लोगों को सबसे ज्यादा गरीब एरिया नजर आएगा। अगर बात करें तो अफ्रीका के बारे में बात करो, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट आप लोग यहां पर देख रहे हैं ना, इसकी बेचारे की एक प्रॉब्लम है। यहां पर बहुत सारे लोग आप लोगों को गरीब नजर आएंगे, और ये गरीब नजर आने वाले लोग क्या करते हैं, वो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कभी तो यूरोप में जाने की कोशिश करते हैं, कभी यूएसए में जाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे अलग अलग लेवल पर रिफ्यूजी इधर उधर जाने की कोशिश करते हैं। पर लेकिन ये देश क्या करते हैं, ये देश इनके ऊपर काफी तकड़े वाले रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करते हैं। यूके ने तो ऐसा किया, अभी बहुत सारे रिफ्यूजी को उठाकर अफ्रीका में डाल दिया और एक देश को पैसे दे दिए कि ले भाई इन रिफ्यूजी को संभाल, हम तुम्हें पैसे देते रहेंगे। तो ये इन देशों के लिए फेवरेबल नहीं है। इसलिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप लोगों को एक चीज फील होती नजर आएगी कि चाइना और इंडिया की प्रेजेंस जितनी ज्यादा आप लोगों को बढ़ती नजर आएगी, चाइना की तो बहुत ही लार्ज स्केल पर, उतनी आप लोगों को यूएसए की प्रेजेंस यहां पर आप लोगों को बढ़ती नजर नहीं आएगी। ये इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसीलिए आप लोगों ने अभी G20 की मीटिंग में फील भी क्या होगा, G20 की मीटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि अफ्रीकन यूनियन को G20 के अंदर में इंक्लूड कर लेना, ये कहीं ना कहीं ये फिर से अफ्रीका का कॉन्फिडेंस जो है वो इंडिया के लिए आप लोगों को बढ़ाता हुआ यहां पर नजर आया। तो इंडिया अफ्रीका को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है और इसमें फायदा बहुत ज्यादा है हमारा। क्यों? क्योंकि हमको भी आने वाले टाइम में हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहे हैं, एक तो अल्टरनेटिव मार्केट मिल जाएगी, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि चाइना जो कि यहां पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है, तो एटलीस्ट हम भी वहां पर अवेलेबल रहेंगे, तो उनके पास में भी अल्टरनेटिव रहेगा और हम भी यहां पर अच्छे से अपना काम कर पाएंगे। तो ब्रिक जो है आज की डेट में भले ही न्यूज में ना हो, पर उसका जो सिग्निफिकेंस है, उसका जो पोटेंशियल है, वो इग्नोर नहीं कर सकते आने वाले टाइम पर, क्योंकि उसके अंदर है इंडिया और चाइना। तो बोला यह गया कि ये जो ब्रिक बनाया गया था 2003 में, इसका फाउंडेशन ही रखा गया था एक पॉजिटिव चीज के लिए, दुनिया में व्यापार को ध्यान में रखते हुए, ना कि मिलिट्री को ध्यान में रखते हुए, ना कि लड़ाई को ध्यान में रखते हुए। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जो कि मैसेमराइज करने वाली बात है, वो ये है कि इंडिया एक ऐसा देश है आज की डेट में जिसको आप लोग बोल सकते हो कि वो दुनिया में सबसे शानदार तरीके से शांति लाने वाला देश बन सकता है। क्यों? क्योंकि वो यूएसए के साथ भी अपने रिलेशन रखता है, वो चाइना के साथ भी अपने रिलेशन रखता है, हालांकि थोड़े से खटास में है, और वही देश जो है रसिया के साथ भी अपने रिलेशन रखता है। वही देश जो है एक साइड में आप लोगों को ईरान के साथ में अपने रिलेशन रखता हुआ नजर आएगा, और दूसरी साइड में यूएसए के साथ में भी अपने रिलेशन रखता हुआ नजर आएगा। तो इंडिया आज की डेट में एक ऐसा देश है जो कि दुनिया में शांति दूत बनकर आगे निकल रहा है। और यही बात एस जयशंकर साहब के द्वारा यूएन के अंदर में यहां पर अभी रिसेंटली ये बात बोली भी कि हम लोग एक शांति दूत की तरीके से दुनिया में काम कर रहे हैं, हम लोग दुनिया के दोस्त की तरीके से हम लोग सामने निकल कर आ रहे हैं। तो ये इंडिया का नया रोल है आज की डेट में एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में, जो कि दुनिया को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। आप लोगों ने देखा कनाडा के साथ में इतनी बुरी कंडीशन हो गई, और कनाडा जो है वो G7 कंट्री है। अच्छा बताइए G7 में कौन कौन से
से देश हैं? एक तो एशिया से अकेला जापान है और एक कनाडा हो गया, बाकी और 5 कौन से बताइए। वो कनाडा जो कि I5 का भी मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो कनाडा जो G7 का भी मेंबर है, वो उसने कुछ आरोप लगाए और उसको कोई सपोर्ट करने आए नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया का वर्चस्व उनको दिखाई दे रहा है कि इंडिया किस पोजीशन पर आज की डेट में बैठा हुआ है, तो कोई भी इंडिया के साथ में पंगा लेने के लिए तैयार नहीं है। वरना उसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जब यहां पर कंडीशन खराब हुई थी तो रसिया के डिप्लोमेट्स जो थे उन्होंने निकाल कर बाहर फेंक देते जरा से इशू के ऊपर, यहां पर जब ब्रिटेन ने आरोप लगाया था रसिया के ऊपर। तो ये समझिए आप लोग, यहां पर इतनी बुरी कंडीशन यहां पर बन गई थी, पर कनाडा के साथ में कोई निकल के नहीं आया। तो ये बोला जा रहा है कि इंडिया जो है वो उभरता हुआ सितारा है बहुत सारी तरीके से। अभी रिसेंटली ब्रिक जो कि 5 देशों का था, इससे पहले 4 देशों का था, साउथ अफ्रीका जुड़ा इसमें 2010 में। अभी रिसेंटली इसमें नए मेंबर को इनवाइट किया गया है। एक है अर्जेंटीना, एक है इजिप्ट, एक है इथियोपिया, एक है ईरान, एक है सऊदी अरेबिया और एक है यूएई। अगर इसको ध्यान से आप लोग देखोगे इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर में सऊदी अरेबिया जो कि यूएसए का बहुत शानदार पार्टनर है, वो ब्रिक में जा रहा है। और ब्रिक वो है जिसमें चाइना का भी दबदबा आप लोग को देखने को मिलता है। यानी कि यूएसए के बहुत सारे अलाइज आज की डेट में इस चीज को लेकर भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि यूएसए उनकी अच्छे लेवल पर हेल्प कर सकता है आने वाले टाइम में। इसीलिए सऊदी अरेबिया भी अच्छी डील कर रहा है आज की डेट में, किसके साथ में? चाइना के साथ में। आप लोग देख सकते हैं। तो यहां से आप लोगों को समझ में आने वाला है कि ब्रिक की इंपॉर्टेंस क्या बढ़ रही है। हालांकि अभी अगर आप लोग पढ़ोगे देखोगे तो ये मेंशन किया नहीं है, अभी भी आप लोगों को 5 मेंबर ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर अभी लास्ट जो मीटिंग हुई थी वो मीटिंग हुई थी कहां पर? सऊदी अरेबिया के अंदर में हुई थी, जिसमें हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था, आप लोगों ने देखा होगा। अभी जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है जो कि होगी 2024 में, वो होगी लगभग अक्टूबर के महीने में। और इंटरेस्टिंगली वो मीटिंग कहां पर होगी? वो होगी रसिया के अंदर में। तो ये खतरनाक चीज होगी देखने वाली, उसी रसिया के ऊपर जिसके ऊपर आज के डेट में बहुत सारी हरकतें चल रही हैं। और वो कहां पर होगी ये आप लोगों को बताना है। तो देखता हूं आप में से कौन इसके बारे में बता पाता है। अच्छा, आप लोग खुद बताओ, आर्टिकल सुन के मजा आया कि नहीं आया? जब मैं आर्टिकल पढ़ रहा था मुझे रियलिटी में लग रहा था, मैंने कहा कि इसको कहते हैं एक अच्छा माइंडसेट से आर्टिकल लिखना, एक चीज को इतने अच्छे प्रोडक्टिवली प्रेजेंट करना कि आप लोगों को सुनकर भी इसका मजा है कि क्या शानदार तरीके से चीजों को एनालाइज किया गया है। इसलिए कहता हूं कि जब आर्टिकल आप लोग सुनते हो ना तो आप लोग की सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, ठीक है। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अपनी जगह पर, लेकिन एनालिटिकल रोल जो होता है वो लीडरशिप की क्वालिटी आप लोग की डेवलप करता है, ठीक है। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ब्रिक को जो बनाया गया था ये मिस्टर जिम ओ'नील के द्वारा इसके बारे में बात की गई थी, जो कि गोल्डमैन सैक्स से रिलेटेड थे। यहां पर इसने बोला था 4 देश ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, ये मिलकर दुनिया बदल सकते हैं। पर लेकिन आगे चलकर साउथ अफ्रीका भी यहां पर इसके अंदर में ऐड हो गया। 2009 में पहली मीटिंग रसिया के अंदर में हुई थी। 2010 में साउथ अफ्रीका को इसमें एंट्री मिल गई। यहां पर ये एंट्री जब साउथ अफ्रीका को मिली, ये मीटिंग कहां पर हुई थी ये आप लोगों को बताना है। दुनिया की एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है ब्रिक में, और लगभग बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन के साथ साथ में इसी के साथ में लैंड मास है 27%, पॉपुलेशन है 42%, अगर देखोगे जीडीपी 24% और 16% ग्लोबल ट्रेड, और प्रोड्यूस भी करते हैं लगभग 33%। ये और भी ज्यादा बढ़ता हुआ आप लोग को नजर आ रहा है। न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जैसे कि आज की डेट में दूसरे बैंक है तो उनका ऑल्टरनेटिव इन्होंने बैंक भी बना लिया, ताकि दूसरे बैंक जैसे कि आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, उनके ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा ना रहे। 2014 में जब ब्राजील के अंदर समिट हुई, उस टाइम पर मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक की बात की, और अच्छी बात यह थी फर्स्ट प्रेसिडेंट हमारे देश के केवी कामत साहब यहां पर बने। इवन कंटिजेंसी रिजर्व भी बना रखा है, अकस्मात फंड, अगर कल को दिक्कत पड़ जाए इन देशों को तो उनको सपोर्ट करने के लिए एक फंड भी इन्होंने यहां पर बना रखा है। तो ये बातें आप लोग समझ सकते हैं। तो ब्रिक जो है काफी शानदार तरीके से चीजों को लेकर चल रहा है। तो इसी तरीके से यहां पर इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। तो यहां पर ये काफी शानदार तरीके से आर्टिकल लिखा गया। बाकी ये क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, देखता हूं कौन इसका सही आंसर देता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक बैंक के बारे में कि 7th जो ब्रिक समिट हुई थी जुलाई में 2015 में, तब यहां पर इसको बनाया गया था। एम है मोबिलाइज करने के लिए रिसोर्सेज वगैरह डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करने के लिए। और यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक तरीके से जो पार्टिसिपेंट कंट्री है वो 1 वोट 1 पावर वाला कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं जैसे आप लोगों को दूसरे बैंक में देखने को मिलता है। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये पढ़ लिया करो, वरना सब कुछ उन्हें कहते हैं पढ़ा पढ़ाया धरा धरा रह जाएगा। सॉरी, ये वीटो पावर है, वोट की बात नहीं की जा रही है, यहां पर 1 वोट 1 वीटो पावर की बात की जा रही है, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? हालांकि ये आंसर मैंने बता दिया कि सबको इक्वल चल रही है यहां पर, तो ओनली 1 स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी यहां पर, क्योंकि यहां पर 1 वोट 1 बेसिकली इक्वल पावर का सिस्टम है यहां पर, ऐसा नहीं है कि यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। किसी को भी वीटो पावर यहां पर नहीं दी गई है, ठीक है। अब क्वेश्चन कितना अच्छा लग रहा है इससे पता चलेगा कि अगर आप लोगों से यहां पर पूछे जाते हैं कि डिस्कस व्हाट, एक तरीके से रोल आप लोगों को बताना है कि व्हाट रोल कैन ब्रिक प्ले इन द क्रिएशन ऑफ द मोर इक्विटेबल मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आज की डेट में, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। तो अच्छे से पार्टिसिपेट करिए, देखता हूं कौन आंसर देता है। बाकी आर्टिकल कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया,
इस तरीके से आप लोगों को चीज़ों को पढ़ोगे तो कभी भूलोगे भी नहीं, और दुनिया में क्या चल रहा है वो आप लोगों की समझ में भी आएगा, आप लोग चीज़ों को कनेक्ट भी कर पाओगे, नहीं है कनेक्टिंग द डॉट्स वाली बात। ठीक है, तो अच्छा था ना आर्टिकल।